बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जो लास्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया था वो था उप सह संयोजी यौगिकों में समवयवता। और आज हम लोग, चूंकि कमेंट आया हुआ है कि सर जी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए, तो आज हम लोग ठीक है प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीजों को जानेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो पिछली वीडियो अपलोड की गई तो उसको पसंद किया, लाइक भी किया है, कमेंट भी किया है, शेयर भी किया है। और आज का वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। ठीक है बच्चों, वैसे तो आज का जो वीडियो था वो एसिड बेस या साल्ट या एमीन पर बनाना था, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल एग्जाम नजदीक है उसको देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के विषय में। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के विषय में बच्चों, आप लोगों को कक्षा 12 में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, 3 प्रैक्टिकल लिखना होता है जो बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से जो सबसे पहला प्रैक्टिकल होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ये जो प्रैक्टिकल है इसमें हम लोग एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस रेडिकल्स के बारे में जानते हैं। एसिड बेस रेडिकल्स, अम्लीय और क्षारीय मूलक, इसको एसिडिक भी कर सकते हैं, अम्लीय और क्षारीय मूलक। इसको जो एसिड बेस है इसको एसिडिक और बेसिक भी बोला जा सकता है, अम्लीय और क्षारीय मूलक। ठीक है, तो पहला जो प्रैक्टिकल होगा वो अम्लीय और क्षारीय मूलक से रिलेटेड होता है। ठीक है, अम्लीय मूलक उसको कहते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, जैसे कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, जैसे नाइट्रेट NO3 माइनस, सल्फाइड, डबल वाला डह लास्ट में, सल्फाइड S डबल माइनस, सल्फाइड SO3 डबल माइनस, और भी हैं, फास्फेट है, फास्फाइट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, नकारात्मक चार्ज होगा, जैसे देखिए सब पे है, वो होते हैं अम्लीय मूलक। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है क्षारीय मूलक, जैसे NH4 अमोनियम। बच्चों, NH3 अमोनिया होता है और NH4 अमोनियम होता है। अमोनियम, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, फेरस, फेरिक, जितने भी पॉजिटिव और भी होते हैं, तो ऐसे लिख दिया जा रहा है शॉर्टकट में। आइए बताया जा रहा है कि अम्लीय मूलक का मतलब क्या होता है। तो अम्लीय मूलक उसको कहते हैं जिसके ऊपर नकारात्मक निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो होंगे क्षारीय मूलक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका पहला प्रैक्टिकल बनेगा वो यही होगा कि अभी इसको बताएंगे कैसे कैसे सारे कॉलम बनते हैं, तो देखते रहिए। इसमें जो उद्देश्य होता है वो होता है दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलकों की पहचान कीजिए। एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान,
ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। दूसरा जो प्रैक्टिकल आपका आएगा वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें, ठीक है, ये देखिए CH3OH मेथिल एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH एथिल एल्कोहल, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड या एथेनल, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल, ये हो गया एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर OH फिनाल, ऐसे ढेर सारे हैं। एसिटिक अम्ल है, ठीक है, फार्मिक अम्ल है, ढेर सारे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है बच्चों। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे इसका उद्देश्य क्या है इनऑर्गेनिक का, कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। वैसे ही ऑर्गेनिक वाले की जो उद्देश्य है वो ये रहेंगे, दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना, ये आपको रहेगा। और जो तीसरा प्रैक्टिकल रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका, ठीक है, ट्राइटेशन से रिलेटेड। ट्राइटेशन हिंदी में कहते हैं अनुमापन, ठीक है, या इसी को कहते हैं आयतनात्मक विश्लेषण। इसी को कहते हैं आयतनात्मक विश्लेषण। अनुमापन बोलिए, या आयतनात्मक विश्लेषण। आयतनात्मक विश्लेषण, ठीक। तो इसमें आपको क्या है ना, N/20, N/30, N/15, N/25 ये होते हैं, या M/10, M/15। और होता क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक अम्ल, दोनों में से कोई एक ऑक्जेलिक अम्ल, इसके विलयन का अनुमापन करना होता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोनों में से कोई एक, N/20 ऑक्जेलिक अम्ल का, या N/15 ऑक्जेलिक अम्ल का, N/25 ऑक्जेलिक अम्ल का, N/30 ऑक्जेलिक अम्ल का, या M/10 फेरस अमोनियम सल्फेट का, किसी का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये 3 प्रैक्टिकल अपनी कॉपियों में लिखना होता है, ठीक है। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और एक फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो अनुमापन आता है ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है। चूंकि N/10 ये नॉर्मलता का हो गया, M/10 मोलरता का हो गया, तो ये नॉर्मलता मोलरता विलयन में हम लोग पढ़ते हैं, और विलयन फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री 3 प्रैक्टिकल आपको कॉपी में लिखना होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पूरा होता कैसे, इसका कॉलम वगैरह कैसे बनता है, इसका कॉलम कैसे बनता है और इसका कैसे बनता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और जान लीजिए कि हमको कक्षा 12 में, ये क्लास 12 है, कक्षा 12 में 3 प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना पड़ेगा। एक अम्लीय और क्षारीय मूलक का रहेगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रहेगा, और एक आयतनात्मक विश्लेषण करेगा। इसको पहले आप नोट करिए फट से तुरंत, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग जानेंगे वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है प्रयोग संख्या, प्रयोग संख्या 1, ठीक है।
और जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है उसमें कैसे क्या लिखना होता है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए इसको क्या क्या बताया जा रहा है। प्रयोग संख्या 1 में सबसे पहले लिखा जाता है उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य में होगा दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय व एक क्षारीय मूलक या मूलकों की पहचान करना। बच्चों ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। अब इसको आप इस तरीके से लिखिए, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय व एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। या तो ये कर सकते हैं, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक, ठीक है, धनायन व एक ऋणायन, क्योंकि अम्लीय मूलक उसको कहते हैं जिसके ऊपर ऋण चार्ज होता है, और क्षारीय मूलक उसको कहते हैं जिसके ऊपर धन चार्ज होता है, धनायन। तो उद्देश्य ये भी कर सकते हैं, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक धनायन व एक ऋणायन मूलकों की पहचान करना, या दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक धनायन व एक ऋणायन की पहचान करना, ठीक है। लेकिन जो सबसे बढ़िया है वो यही है कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय व एक क्षारीय मूलकों की पहचान करना, ठीक है बच्चों। शायद आप लोगों को चमक रहा हो, लेकिन आप लोग इसको जूम करके देख सकते हैं। बस खाली वही एक अम्लीय के पास चमक रहा है, थोड़ा सा जूम करके देखते रहिए। इसके बाद दिए गए, ठीक है, अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना, ठीक है। इसी को धनायन ऋणायन भी कर सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा लंबा होता है ना, तो जगह पर्याप्त होना चाहिए उसके लिए, आधा जगह तो ये छीन लेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आता है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण, बच्चों जो ये प्रैक्टिकल होता है, इन प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की जरूरत होती है, तो आप सभी जानते होंगे। हमको प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरत पड़ती है परख नली की। परख नली जो कांच का होता है, टेस्ट ट्यूब जिसको कहते हैं। उसके बाद परख नली होल्डर, ये परख नली होल्डर है जिसके द्वारा परख नली को फंसा करके पकड़ा जाता है, परख नली होल्डर। इसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है, स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप, या तो स्प्रिट लैंप की जरूरत पड़ जाए, या तो बर्नर बोल दीजिए, बर्नर, ठीक है। उसके बाद परख नली स्टैंड है, ठीक है, स्प्रिट है, तमाम चीजें। और फिर इसके बाद आता है अकार्बनिक मिश्रण। अकार्बनिक मिश्रण, क्योंकि इसी अकार्बनिक मिश्रण में हमको अम्ल क्षारीय है, हमारे पास सारे उपकरण रहेंगे, लेकिन अगर अकार्बनिक मिश्रण नहीं रहेगा तो हम अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो अकार्बनिक मिश्रण, और लास्ट में इसके फिर क्या जोड़ दीजिए, इत्यादि। इत्यादि, खड़ी पाई। बच्चों हम लोग जो प्रैक्टिकल लिखेंगे, ये प्रयोग संख्या 1 देखिए लगा हुआ है, 1 2 3 4, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी प्रैक्टिकल हम लिखेंगे, सारे के सारे प्रैक्टिकल में उद्देश्य यही होगा, आवश्यक उपकरण यही होगा। 1 का भी यही रहेगा, 2 का भी यही रहेगा, 3 का भी यही रहेगा, 4 का भी यही रहेगा, जितने भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो उद्देश्य यही है, दिए गए कार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय व एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। उसके बाद आवश्यक उपकरण में परख नली, होल्डर, स्प्रिट लैंप या बर्नर, अकार्बनिक मिश्रण, तिपाया स्टैंड, बहुत ढेर सारे उपकरण होते हैं करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है परीक्षण।
हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। तो परीक्षण में नंबर 1, चूंकि बोला है अम्लीय, तो पहले अम्लीय का करेंगे। नंबर 1 डाल देंगे हेडिंग अम्लीय मूलकों का परीक्षण। अम्लीय मूलकों का परीक्षण। तो बच्चों हम लोग अम्लीय मूलकों का परीक्षण जो है उसको देखेंगे कैसे होता है। तो बच्चों अम्लीय मूलकों का परीक्षण ये कैसे होता है देखेंगे, ठीक है। इनके लिए कुछ कॉलम बनता है। जैसे सबसे पहला कॉलम होता है क्रमांक या क्रम संख्या, उसके बाद होता है प्रेक्षण, उसके बाद होता है अवलोकन, उसके बाद होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष ये कॉलम बनेंगे, ठीक है बच्चों। ये अम्लीय मूलकों का परीक्षण ये हेडिंग रहेगा, उसके लिए ये कॉलम बनेंगे, ठीक है। अब हम एक ठो बता देते हैं कैसे होता है। देखिए ये लिखेंगे यहाँ पे क्रमांक 1 और प्रेक्षण में लिखेंगे, जैसे आपको मान लीजिए कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3 डबल माइनस, इसका अगर आपको अम्लीय मूलक में निकालना है कि भैया कार्बोनेट अम्लीय मूलक है, इसका जरा प्रयोग करके बताइए कैसे होगा। तो यहां लिखोगे सर्वप्रथम एक परख नली में थोड़ा सा ये जो मिश्रण लिया गया, जो दिया गया है मिश्रण लेकर, सर्वप्रथम एक परख नली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। तो जब ले करके हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो मिलाने पे क्या होगा, मतलब प्रेक्षण में आपको वो लिखना है जो जो हम मिलाते जा रहे हैं। परख नली है उसमें मिश्रण लिए क्या क्या मिला रहे हैं, मिलाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो अवलोकन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बुदाहट के साथ साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। आपको करना क्या है, एक परख नली है उसमें थोड़ा सा मिश्रण लेकर के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे 1-2 बूंद, ठीक है, 3 बूंद भी कर सकते हैं। मिलाने के बाद उसको ध्यान से देखेंगे तो जब मिलाएंगे तो बुदबुदाहट उत्पन्न होगा, बुलबुला बनेगा और बुदबुदाहट के साथ ऐसे गैस निकलती हुई दिखाई देगी आपको। चूंकि गैस रंगीन है तो आप देख नहीं पाएंगे उसको और गैस को सूंघ भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसका गंध नहीं है। लेकिन जब बुदबुदाहट होती है तो गैस निकलती है, उसी गैस को नाम दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या समझ में आता है, यहाँ पे CO3 डबल माइनस क्या हो जाएगा, संभव। CO3 डबल माइनस संभव यानी कार्बोनेट संभव, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर दूसरा है, अभी तो हमने, ठीक है, संभावना वाला प्रैक्टिकल किया है कि ये हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है। अब इसको क्लियर करेंगे, निश्चित करेंगे कि यही है। तो अब इसके लिए जो बुदबुदाहट उत्पन्न हुई उसी वाले प्रणाली वाला से कुछ नहीं करना, उसी मिला देना है। इसको मिलाएंगे ऐसा होगा तो ये हो सकता है, फिर उसी में, ठीक है, यहां लिखेंगे प्राप्त मिश्रण में चूने का पानी मिलाया, चूने का पानी मिलाया। तो मिलाने से क्या हो जाएगा, लिखेंगे विलयन दुधिया हो गया, विलयन दुधिया हो गया। जब हो गया तो क्या हो गया, CO3 डबल माइनस, यहां लिख देंगे क्या, निश्चित, CO3 डबल माइनस निश्चित। निश्चित एक हमने संभावना वाला प्रैक्टिकल किया है और एक क्या किए हैं, ठीक है, क्लियर कर दिए कि यही है ही है, ठीक है।
देखिए यहाँ लिख देते हैं निश्चित, क्लियर क्लियर, ताकि समझ में आ जाए। CO3 डबल माइनस निश्चित। बच्चों आपको एक चीज का ध्यान देना है, जैसे ये संभावना वाला है ना, संभव लिखा है, इसको आप दो बार भी कर सकते हैं, एक पहली बार संभव फिर दूसरा का करके उसमें भी कर सकते हैं संभव, ठीक है, तीसरे में निश्चित कर सकते हैं। हम तो एक ही एक बता रहे हैं, आपके ऊपर है, संभावना वाला दो बार करिए, एक तो निश्चित कर लीजिए, या संभावना वाला दो बार करिए, दो बार निश्चित वाला करिए, इसको भी दो बार आप कर सकते हैं, एकदम क्लियर कि हाँ यही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि दो दो बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए बस समझते चलिए। कॉलम बनेगा, इसमें आपने क्या क्या मिलाया, क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद क्या हो सकता है ये। बच्चों इसके बाद जब ये मेंटेन हो जाएगा, तब उसके बाद ये है अम्लीय मूलकों का, फिर यहां डालेंगे क्षारीय मूलकों का परीक्षण, ऐसे ही कॉलम बनेगा, उसमें भी यही कॉलम रहेगा, क्रमांक, प्रेक्षण, अवलोकन, उसके बाद निष्कर्ष। कॉलम इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है, जगह कम है बच्चों, इसलिए समझते चलिए, बस खाली मेन समझना है। क्षारीय मूलक किसको कहते हैं, अमोनियम को, ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्रमांक एक परख नली में, सुनते चलिए, एक परख नली में थोड़ा सा मिश्र, जब अम्लीय मूलक का आपने निकाल लिया तो परख नली को मिश्र सब गिरा के परख नली टेस्ट ट्यूब को धो लीजिए, और जब धो लेंगे तो धोने के बाद उस परख नली में फिर से क्षारीय मूलक का करना है, तो उसी परख नली में थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, और लेने के पश्चात, ठीक है, लेने के पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक परख नली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। ये तीक्ष्ण गंध किसकी पहचान होती है, अमोनियम की, तो यहां लिख देंगे NH4 प्लस संभव, अमोनियम संभव। फिर दूसरा करेंगे, परख नली के मुंह पर HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर, पहले क्या करेंगे, परख नली लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, गरम करेंगे, सूंघेंगे, तीक्ष्ण गंध, सूंघने पे खांसी आएगी, ठीक है, तीक्ष्ण गंध, दम घुटने लगेगा, ठीक है, तो अमोनियम हो सकता है। फिर उसी परख नली को आप लिए रहेंगे, आपको कांच की छड़ मिलेगी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, उसमें कांच की छड़ को डालेंगे, आप परख नली को गर्म करते हुए इसके मुंह पे ऐसे रखेंगे तो सफेद धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, लिखा गया है HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाना, बहुत सटा के लिख दिया गया, लेकिन इसको क्लियर आप देख लीजिए, बोला भी जा रहा है, तो ले जाएंगे तो क्या होगा, सफेद धुआं निकलता है, सफेद धुआं निकलता है, निकलता है, जब निकलता है तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस निश्चित, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ दो किए, संभावना वाला और निश्चित वाला, ऐसे यहाँ भी संभव निश्चित, आप वही बात फिर कर रहे हैं, जैसे यहाँ संभावना वाला दो कर सकते हैं, निश्चित वाला एक कर सकते हैं, मिला के 3 नंबर तक ले जा सकते हैं, या दो संभावना का कर लीजिए, दो निश्चित का करिए 4 नंबर तक, वैसे इसको भी कर सकते हैं, संभावना वाला भी दो दो कर दीजिए, दो दो निश्चित वाला भी कर लीजिए, बढ़ाना है इसी में तो 3 नंबर बढ़ा के लिख दीजिए यहाँ पे कि परख नली के मुंह पर लाल लिटमस पेपर ले जाने पर, लाल लिटमस पेपर ले जाने पर, तो लाल लिटमस ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर लिटमस पेपर नीला हो जाता है, अवलोकन में लिखेंगे लिटमस पेपर नीला हो जाता है। अमोनियम निश्चित, NH4 प्लस निश्चित, क्योंकि क्षारीय होता है, क्षारीय की पहचान क्या होती है, लाल को नीला कर देना, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है बच्चों। तो अम्लीय मूलक का परीक्षण हो गया, क्षारीय मूलक का परीक्षण, लास्ट में आ जाता है क्या, परिणाम, परिणाम, और परिणाम में आपको क्या लिखना है, लिखना है दिए गए अकार्बनिक, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय
मूलक, इसका नाम क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट, ब्रैकेट में से लिख देंगे CO3 डबल माइनस ब्रैकेट बंद, व एक क्षारीय मूलक, इसका नाम क्या है? अमोनियम। अमोनियम, अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? NH4 प्लस उपस्थित है। उपस्थित है, हो गया। ऐसे ही बच्चों प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 3 जितने भी रहेंगे, 10-11 लोग कराते हैं, सबका उद्देश्य यही रहेगा, सबका आवश्यक उपकरण यही रहेगा, सब में कॉलम ऐसे बनेगा, बस ये मैटर चेंज होता रहेगा। जैसे हमने कार्बोनेट का बताया है, तो कार्बोनेट से रिलेटेड बात लिखी है। अगर यहां मान लीजिए अम्लीय मूलक में नाइट्रेट निकालना रहेगा तो नाइट्रेट से रिलेटेड बात लिखेंगे। क्षारीय मूलक में अमोनियम, तो ये मैटर अंदर का चेंज हो जाएगा, जो रहेगा वही लिखना है। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक, हमने कार्बन तो कार्बोनेट, अगर नाइट्रेट होता तो NO3 कर देते हैं, माइनस कैल्शियम Ca++, जो आप लिखेंगे परिणाम में वही लिखेंगे। इस तरीके से आपका प्रयोग संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब प्रयोग संख्या 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, प्रयोग संख्या 3 प्रयोग संख्या, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है ना बच्चों, ठीक है। सारे कॉलम ऐसे नहीं, बस खाली ये मैटर चेंज होगा, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक वाला बताया जाता है वो कैसे होता है, ठीक। इसको नोट करिए पहले। बच्चों जब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आप लोग कर लेंगे, ठीक है, तो अभी हमने बताया केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 3, इनऑर्गेनिक में अम्लीय क्षारीय मूलक और ऑर्गेनिक में कार्बनिक यौगिक की पहचान करना, ठीक है। और तीसरा क्या बताया? अनुमापन। दूसरा वाला प्रैक्टिकल देखिए कैसे होता है, ठीक है। उसमें भी ऐसे लिखेंगे, प्रयोग संख्या 1, ठीक। अच्छा, दोनों कापियां अलग अलग होती है बेटा ना, इनऑर्गेनिक की कापी अलग बनाएंगे, ऑर्गेनिक की कापी अलग बनाएंगे ना। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य, बच्चे लोग थोड़ा शांति बनाए, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक, दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। बच्चों या तो उद्देश्य आप ये लिख लीजिए, या तो फिर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कोई ना कोई क्रियात्मक समूह होता है। जैसे कहे HCOOH फार्मिक अम्ल, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये भी हो सकता है दिए गए कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह की पहचान करना, ठीक है। ये उद्देश्य ठीक है, दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना या दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान कीजिए, उद्देश्य। आप जितने भी प्रैक्टिकल लिखेंगे प्रयोग संख्या 1, 2, 3, 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सभी का उद्देश्य यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आवश्यक उपकरण, वही जो भी इसके पहले बताया गया, परखनली, परखनली होल्डर पकड़ने के लिए, स्प्रिट लैंप, या इसी को बर्नर, कहीं कहीं बर्नर भी यूज कराया जाता है, ठीक है। स्प्रिट लैंप के बाद है, देखिए ये कार्बनिक यौगिक, वहां अकार्बनिक मिश्रण था तो वहां अकार्बनिक मिश्रण लिखते थे, यहाँ कार्बनिक। अच्छा, परखनली स्टैंड, टिपाया स्टैंड, ये सभी को भी आवश्यक उपकरण में लिखा जाता है, तो यहाँ क्या कर लेंगे? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे? इत्यादि। आप जितना भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी लिखेंगे, सबका उद्देश्य और सबका आवश्यक उपकरण यही रहेगा। इसके बाद आता है परीक्षण।
परीक्षण। परीक्षण में सबसे पहली हेडिंग आती है प्रारंभिक परीक्षण। और प्रारंभिक परीक्षण में भी कुछ हेडिंगें होती हैं, जैसे ए रंग, बी गंध, सी अवस्था और डी विलेयता। ठीक है, रंग, गंध, अवस्था, विलेयता क्या होता है भी बताएंगे। फिर दूसरा आता है, ठीक है, ज्वलन परीक्षण। ज्वलन परीक्षण में, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा ये एलिफैटिक यौगिक है या एरोमेटिक यौगिक है। एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है। जो कार्बनिक यौगिक आपको दिया जाएगा, आप उसको क्या करेंगे, स्पून ने चम्मच पे लेंगे और स्प्रिट लैंप में उसको जलाएंगे। गरम नहीं करना बेटा, इसको जलाना है। जलाएंगे तो देखेंगे कैसा धुआं निकला। अगर काला धुआं देता है तो काला धुआं देने का मतलब वो हो जाता है एरोमेटिक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण इस चैनल पे अपलोड किया गया, उसमें आप देखेंगे एलिफैटिक एरोमेटिक बताया गया किसको कहते हैं। यहां बस संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए, अगर काला धुआं देगा तो एरोमेटिक, अब काला ना धुआं दे, नीला, पीला, हरा, सफेद, पारदर्शी कोई भी धुआं देगा तो वो क्या होता है, एरो, तब क्या होता है, एलिफैटिक। तो आप ज्वलन परीक्षण में क्या लिखेंगे कि काले धुएं के ज्वाला से जलता है, एरोमेटिक यौगिक है। और अगर काला नहीं देगा तो लिखेंगे धुएं रहित ज्वाला से जलता है, एलिफैटिक यौगिक है। ठीक है, काले धुएं के ज्वाला से जलता है, एरोमेटिक। काले धुएं के ज्वाला से, धुएं लिखेंगे धुएं रहित ज्वाला से जलता है, एलिफैटिक है। ठीक है, देखिए यहां लिख दे रहे एरोमेटिक, काले धुएं, काले धुएं के ज्वाला से जलता है। यहां क्या आ जाएगा, धुएं, ठीक है, रहित। धुएं रहित का मतलब बस काला ना दे, कोई भी नीला, पीला कुछ भी देगा तो उसको धुआं रहित बोला जाएगा। ठीक है, तो धुएं रहित ज्वाला से जलता है, एलिफैटिक यौगिक है। काले धुएं के ज्वाला जलता है, एरोमेटिक यौगिक है। इतना ही लिखना होता है। और अच्छे से लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे कार्बनिक यौगिक को जलाने पर काले धुएं के ज्वाला से जलता है, अतः एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक को जलाने पर धुएं रहित ज्वाला से जलता है, अतः एलिफैटिक यौगिक है। और जो कार्बनिक यौगिक आपको मिलेगा, आप उस कार्बनिक यौगिक के रंग को देखेंगे। अगर मान लीजिए सॉलिड में मिलता है तो सफेद है, तो लिख देंगे यहां सफेद। सूंघेंगे उसको कैसा है, ठीक है, गंध है तो लिखेंगे जैसी भी रहेगी, होम्योपैथिक दवा के जैसे रहेगी तो मीठी गंध। सूंघने पे जैसे गैस वाला गुब्बारा महकता है वैसा तीक्ष्ण गंध। ठीक है, और सूंघने पे न तो होम्योपैथिक दवा के जैसा गंध है, न तो गैस वाले गुब्बारे के जैसे कोई गंध ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे, गंधहीन। और रंग, जो रंग रहेगा वो रंग। और अगर आपको लिक्विड मिलता है तो लिक्विड पारदर्शी होगा, तो यहां लिख देंगे रंगहीन। जो भी रहेगा देख के, कार्बनिक यौगिक जो दिया जा रहा है उसको दे, उसका रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, अवस्था वो कौन सी अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में, कौन सी अवस्था में, अवस्था लिख देंगे यहाँ पे, द्रव, ठीक है, ठोस, गैस। विलेयता, आपको जो कार्बनिक यौगिक मिला गया है उस कार्बनिक यौगिक को एक प्रणाली में लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे। अगर वो कार्बनिक यौगिक पानी में घुल जाएगा तो यहां लिख देंगे जल में विलेय। यहां पे क्या लिख देंगे, जल में विलेय। ठीक है, जल में विलेय। और नहीं तो लिख देंगे जल में अविलेय। अब थोड़ा घुलेगा, थोड़ा नहीं घुलेगा, जल में अल्प विलेय, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय जल में अगर नहीं घुला है तो उसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल के देखिए, अगर वहां घुल जाएगा तो लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में विलेय। वहां ना घुले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखिए, वहां घुल जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलेय। ना घुले सोडियम हाइड्रोक्साइड में आइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलेय। लेकिन अब केवल बच्चों को यही बताया जाता है विलेयता जल में देख लीजिए, अगर विलेय है तो ठीक है, नहीं है तो फिर लिख दीजिए जल में अविलेय, है तो विलेय।
थोड़ा है, थोड़ा नहीं है तो अल्प विलेय, आंशिक विलेय, ठीक है। तो ये जो रंग, गंध, अवस्था, विलेयता, ये आपको जो यौगिक मिलेगा उसको देख करके आप कर सकते हैं। तो जल में विलेय भी हो सकता है, जल में अविलेय भी हो सकता है, और जल में अल्प विलेय भी हो सकता है, ठीक। रंग, रंग रहेगा तो रंग लिख देंगे, जैसे हमने कहा अगर पारदर्शी पानी के जैसा है तो रंगहीन, गंध कोई है तो गंध लिखेंगे, नहीं है तो गंधहीन, अवस्था क्या लिख देंगे, द्रव लिख देंगे, या ठोस रहेगा तो ठोस लिख देंगे। ये देख करके आपका ज्वलन परीक्षण, काले धुएं के ज्वाला से जलेगा तो एरोमेटिक, और धुएं रहित ज्वाला से जलेगा तो एलिफेटिक। सेंटेंस बता दिए कैसे कैसे करना है, इसमें ये लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है तत्व परीक्षण, एलिमेंट टेस्ट। ज्वलन परीक्षण को इग्निशन टेस्ट, ठीक है। तत्व परीक्षण में क्या आपको चेक करना पड़ेगा, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चेक करना पड़ेगा। 11 में एक चैप्टर है, क्लास 11th में एक चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के, 11th में एक चैप्टर है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान। वो जो बोलने जा रहे थे बच्चों कक्षा 12 में तक कट चुका है। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं उनका निर्धारण। तो तत्वों की पहचान, नाइट्रोजन की पहचान कैसे की जाती है, सल्फर की पहचान कैसे की जाती है, कार्बन की पहचान कैसे की जाती है, हाइड्रोजन की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन तो हो जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर व हाइड्रोजन की पहचान करने के लिए आपको बनवाया जाता है सोडा निष्कर्ष, सोडा निष्कर्ष, जिसको लैसाने विलयन भी कहा जाता है, लैसाने विलयन। आप लेंगे, बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे, अगर कमेंट कर देंगे तो लैसाने विलयन कैसे बनता है इसका भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो सोडा निष्कर्ष बनाएंगे, उसके द्वारा पहचान करेंगे। सोडा निष्कर्ष को एक उसमें लेंगे परख नली में, उसके बाद ठीक है नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे, अम्लीय करने के लिए एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा डालेंगे, जैसा कलर आता है लाल आ जाता है तो नाइट्रोजन सल्फर दोनों की एक साथ पहचान हो जाती है, ठीक है। और कहेंगे तो ये पूरी हेडिंग के लिए एक पूरा वीडियो बन जाएगा कैसे कैसे पहचान की जाती है, जो जैसा भी रहेगा कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर चौथा होता है विशिष्ट समूह परीक्षण, विशिष्ट, चौथा होता है क्रियात्मक समूह परीक्षण, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह परीक्षण। आमतौर पर ये जो तत्व परीक्षण है इसमें सीधे लिखवा दिया जाता है, कॉपी में लिख दी नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन अनुपस्थित लिखवा दिया जाता है। लेकिन बच्चों इसको करना सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे हम पहचान करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए अगर आपको एनिलीन मिल गया है, एनिलीन का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर NH2, आपने झटके में लिख दिया नाइट्रोजन, सल्फर और अन्य हाइड्रोजन अनुपस्थित, तो ये तो ठीक है कि सल्फर इसमें है नहीं, फ्लोरीन है नहीं, क्लोरीन है नहीं, ब्रोमीन है नहीं, ये अनुपस्थित है, लेकिन नाइट्रोजन तो है ना, है? तो वो कहां से अनुपस्थित हो जाएगा, इसलिए इसको करके जो रहेगा उसके हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। और इसको करने के लिए क्या बनाया जाता है, सोडा निष्कर्ष, ठीक। क्रियात्मक समूह परीक्षण। अब क्रियात्मक समूह परीक्षण में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको यौगिक मिला है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। इसमें देखें क्रियात्मक समूह क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड COOH, इन आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह की पहचान कैसे होती है, देखिए हम यहां बता देते हैं। ए, यहां करेंगे नंबर ए, परख नली में थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक लेकर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसका मतलब COOH, ठीक है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह संभव या उपस्थित हो सकता है। एक तो संभावना वाला कर लिया, दूसरा निश्चित वाला करेंगे, ठीक है, कि हाँ इसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल ही उपस्थित है। जब आपका ये बच्चों जगह नहीं है लिख देंगे तो चला जाएगा जगह पूरा, इसलिए
क्रियात्मक समूह परीक्षण, एक प्रणाली में थोड़ा सा सोडियम, एक प्रणाली में थोड़ा सा यौगिक लेकर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना, बुध के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल ब्रैकेट में COOH सिंगल बॉन्ड उपस्थित है या उपस्थित हो सकता है। फिर दूसरा एक संभावना वाला कर लेंगे, देखिए लिख दे रहा है, संभव वाला कर लेंगे और एक निश्चित वाला कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर पांचवा नंबर आता है विशिष्ट, विशिष्ट समूह परीक्षण। विशिष्ट समूह परीक्षण, विशिष्ट समूह में इस पूरे यौगिक के बारे में, भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होगी तो आपको प्रैक्टिकल में कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले यौगिक को पढ़ना है, बस ये प्रैक्टिकल में एक ये है, एक फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो बारी बारी से चेक करेंगे, फार्मिक अम्ल को पहले करके देखेंगे, फिर जो आएगा इसमें भी दो प्रैक्टिकल करना रहेगा, एक संभावना वाला और एक संभव वाला करेंगे और एक निश्चित वाला करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तो लास्ट में इसके बाद आता है गलनांक या 6 नंबर है, या क्वथनांक, गलनांक या क्वथनांक। तो जैसे आपको मान लीजिए मिला एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का जो भी गलनांक होता है वो गलनांक आप लिख देंगे, जो क्वथनांक होता है क्वथनांक। कोई भी जो कार्बनिक यौगिक का ठोस अवस्था में रहेगा तो उसका गलनांक लिखा जाएगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसका क्वथनांक लिखा जाएगा। ठीक है, ये हेडिंग चलेगी परीक्षण में, परीक्षण में 1 2 3 4 5 6 हेडिंग चलेगी। उसके बाद लास्ट में, परीक्षण के बाद लास्ट में यहां क्या लिख देंगे, परिणाम, परिणाम या निष्कर्ष, परिणाम या निष्कर्ष। और वही जैसे अभी इसके पहले वाले इनऑर्गेनिक में दिए गए, वहां क्या था, अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक ये और एक क्षारीय मूलक ये उपस्थित है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दिए गए कार्बनिक यौगिक में एसिटिक अम्ल उपस्थित है, CH3, एसिटिक अम्ल हिंदी में लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, CH3COOH। दिए गए कार्बनिक यौगिक में एसिटिक अम्ल उपस्थित है, ये लिख देंगे। ठीक है, तो हेडिंग कितनी हो गई, 1 2 3 4 हेडिंग, लेकिन जो तीसरी वाली है उसमें कितनी, 6 हेडिंग। ठीक, और जब परिणाम हो जाएगा उसके बाद लास्ट में अंतिम में उसका स्ट्रक्चर, संरचना बना दीजिए। संरचना एसिटिक अम्ल की क्या संरचना होती है, अब बना दीजिए। C के साथ 3 ठो H है, CH3 हो गया, C डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो है, CH3 COOH, ये CH3 हो गया, COOH हो गया, CH3 COOH। ठीक, बन गया, संरचना बना देंगे आप। ठीक, अच्छा, ये प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 3। बच्चों कार्बनिक यौगिक का जितना भी प्रैक्टिकल आप करेंगे, ठीक है, उन सारे के सारे प्रैक्टिकल में, सभी प्रैक्टिकल में यही उद्देश्य, यही आवश्यक उपकरण, यही परीक्षण, यही सब हेडिंग रहेगी, बस स्टेप बदलता जाएगा, रंग गंध अवस्था सब कुछ वैसे ही रहेगा। आपको जो यौगिक मिलेगा उसको देखते जाइए और इसको तैयार करते जाइए। ठीक है, एक चीज और बच्चों, ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, परिणाम के बाद दोनों में हम एक हेडिंग और बढ़ा सकते हैं, वो क्या है, सावधानियां, सावधानियां। तो सावधानियां क्या होता है, परख नली को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, अकार्बनिक मिश्रण को अन्य रसायनों से दूर रखना चाहिए, 2 नंबर हो गया। अकार्बनिक मिश्रण को आग की ज्वाला से दूर रखना चाहिए, अन्य केमिकल को, अन्य रसायनों को स्प्रिट लैंप या आग की ज्वाला से दूर रखना चाहिए, सब सावधानियां में चला जाएगा। मतलब आप प्रैक्टिकल करते समय कौन कौन सी सावधानी को बरतेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, इसके बाद आता है, आप समझ लीजिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है उसकी कॉपी अलग बनती है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल उसकी कॉपी अलग बनती है, इसकी अलग बनेगी, उसकी अलग बनेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 1 से लेकर के 10-11 तक कराया जाता है, इसमें भी 1 से लेकर 10-11 तक कराया जाता है। बस जो यौगिक रहेगा, जो क्रियात्मक स्टेप यहाँ का अंदर का बदलता जाएगा, बाकी सब हेडिंग एक जैसी रहती है। ठीक है,
आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तीसरा प्रैक्टिकल भी एक बार बता दिया जाए ट्राइटेशन वाला कैसे किया जाता है। ठीक है, उतारिए इसको जल्दी से। बच्चों जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा तो फिर चलता है ट्राइटेशन का, अनुमापन या आयतनात्मक विश्लेषण का। ठीक है, तो बच्चों आयतनात्मक विश्लेषण का जो प्रैक्टिकल जो प्रयोग होता है उसमें आपको कॉपी में, ठीक है, किसी विद्यालय में 3 कराते हैं, कहीं कहीं जगह 4 कराया जाता है। ठीक है, कहीं 3 कराते हैं, कहीं 4 कराते हैं, उसी में से एक दे दिया जाता है। बात समझ गए? अच्छा, इसके लिए अलग से कोई कॉपी आपकी नहीं बनती है, आप या तो इनऑर्गेनिक मतलब फर्स्ट पार्ट की कॉपी में या सेकेंड पार्ट कार्बनिक वाले में, कार्बनिक यौगिक वाले में ही पीछे की तरफ कर लेंगे। जब ये 10 प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है तो फिर उसको कर लीजिए, उसी के आगे 3 कराना होता है 11 12 13, 11 12 13, चाहे उसमें चाहे इसमें करिए। ठीक है, इसमें भी उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें भी आवश्यक उपकरण होते हैं, आवश्यक उपकरण होता है, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, फिर गणना होता है, गणना होता है, लास्ट में परिणाम होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक है, तो आप सिद्धांत करिए ना करिए आपके ऊपर है। ठीक है, या टीचरों के ऊपर होता है भैया सिद्धांत नहीं करिए, सीधे आप मटेरियल ले लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन करिए। तो होता क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, उद्देश्य में ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे मौखिक बोलते हैं, सुनते चलिए। ठीक है, क्योंकि समय कम है और वीडियो ज्यादा लंबा भी हो रहा है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट के N/20, फेरस अमोनियम सल्फेट के N/20, N/20, N/20 को उदासीन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, उद्देश्य बना सकते हैं इसको, या ऐसे नहीं कर सकते, फेरस अमोनियम सल्फेट के N/20 विलयन का अनुमापन कीजिए, अनुमापन कीजिए, ये भी उद्देश्य कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा उद्देश्य लंबा चौड़ा बड़ा सा होता है ना, तो शॉर्टकट में अगर लिखना चाहेंगे तो फेरस अमोनियम सल्फेट के N/20 विलयन का अनुमापन कीजिए। ठीक है, या फेरस अमोनियम सल्फेट को नहीं दिया गया है आपको, दो ही होते हैं, या फेरस अमोनियम सल्फेट होगा, इसको मोहर लवण भी कहा जाता है, या मोर लवण भी बोला जाता है, मोहर लवण ने, तो कभी कभी मोहर लवण करके भी दिया जाता है। या तो ये करेंगे या तो ऑक्जेलिक अम्ल का मिलेगा, अभी वहां लिखे थे शुरू में ऑक्जेलिक अम्ल की N/20 का, या N/20 नहीं मिलेगा तो M/20 मिल जाएगा, या M/25 मिल जाएगा। ठीक है, N/25 मिल जाएगा, अनुमापन कीजिए। आवश्यक उपकरण करने के लिए आपको वही चाहिए, परख नली होल्डर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा जिसको नाम दिया जाता है भौतिक तुला, भौतिक तुला, या इसी को रासायनिक तुला भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों जगह यूज हो रहा है ना ये रासायनिक तुला। ठीक है, जो इस तरीके से लकड़ी के फ्रेम में होता है, कांच में बना होता है, इसमें दो ऐसे बटकर लटकते होते हैं, दो तराजू लटकती होती हैं, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आवश्यक भौतिक तुला, रासायनिक तुला, के साथ एक और चाहिए क्या, वेट बॉक्स, वेट बॉक्स। उस वेट बॉक्स में, ठीक है, उस वेट बॉक्स में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, इस तरीके के छोटे छोटे बटकरे होते हैं। 0.5 ग्राम का भी होता है। तो आप बटकरे को रख करके मटेरियल को वहां पे तौलेंगे। ठीक है, तौलेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका पूरा वीडियो प्रैक्टिकल कराते हुए भी हम दिखाएंगे कि देखिए कैसे कैसे किया है। इसमें होता क्या है, मेन ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर इस तराजू पर हल्का सा गर्दा का कण, धूल का कण भी बैठेगा तो इससे बटकरा का वजन बढ़ जाएगा। जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं रहेंगे, दोनों बराबर नहीं रहेंगे, तब तक हम इसकी सही रीडिंग नहीं निकाल सकते। तो अगर बटकरे रखने पे बैलेंस हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर साइड में यहाँ ऊपर रखने के लिए राइडर होता है, राइडर को रख करके आप बैलेंस करेंगे। जब हो जाएगा उसके पश्चात आप मटेरियल को तौलेंगे, तौल करके सोडियम आयन से मिलाएंगे और घुला करके गुलाबी विलयन बनाना है और रीडिंग नोट करते चलना है, कॉलम बना करके।
ठीक है। और अगर n/20 रहेगा तो मोलरता के सूत्र से सॉल्व होगा, n/25 रहेगा n रहेगा तो भैया नॉर्मलता के सूत्र से सॉल्व होगा। मेन इसको बैलेंस करना है, इसी में सब कुछ करना है। कैलकुलेशन के लिए तो सूत्र है n1v1 जो सूत्र लगता है, ठीक है, वही है। तो इस तरीके से ये तीसरा प्रैक्टिकल है। समय कम है इसके लिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया जा रहा है, जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है, इसको बना दिया जाएगा। जिन बच्चों को हमारा यह वीडियो पसंद आए वो हमारे चैनल को लाइक करे, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। और हमने बच्चों बार बार कहा है कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आपको जैसी वीडियो चाहिए आप उसको बताते रहिए, और जिस टॉपिक पर चाहिए उसको भी बताते रहिए। आप जैसा कहेंगे उस तरीके की वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाता रहेगा। बच्चों एक बार और, हमारे पास चूंकि उचित संसाधन और साधन नहीं है कि हम आपको बहुत अच्छा, लेकिन आपको जो ये टेक्निक बताई जा रही है सारी चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर का तामझाम नहीं फैलाया जा रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।